हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि क्लास 10th के आज बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 2025 में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर से ज़रूर देखें। वीडियो पे अगर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटेंट हमने ये अपने हाथ से लिखा है और आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हम लेके आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार 100% गारंटीड क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा कृति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अज्ञेयजीव, जैनेन्द्र या यशपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो ये बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद है रीतिकालीन कवि हैं। इसमें से रीतिकालीन कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मतीराम। तो रीतिकालीन कवि कौन है? मतीराम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतीराम। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सप्तक प्रकाशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रकाशन वाले क्वेश्चन है, जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ, प्रथम कब प्रकाशित हुआ और द्वितीय। ये तीन आपसे जरूर पूछे जाए, तीन में से कोई एक आपसे जरूर पूछा जाए। जो प्रथम है वो 1943 में और जो तृतीय है वो 1951 में और जो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ वो कब हुआ? 1959 में। तो ये तीन प्रकाशित हुए। तो एक प्रथम हुआ था 1943 में और जो द्वितीय हुआ था वो 1991 में हुआ था और जो तीसरा है वो 1959 में 1959 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रस मीमांसा के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। रस मीमांसा के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जितने भी बच्चे क्लास 10th के इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में हिंदी के, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और कोई भी सब्जेक्ट अदरवाइज हिंदी को छोड़ के साइंस, आपके सामाजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर या जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ठीक है। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आपको ये वाले क्वेश्चंस जरूर ध्यान देना जिसमें नहीं लिखा हो तो। ठीक है। बहुत से लोग आप सीधे देख लेते हैं शुक्ल युग के लेखक हैं, आप ये पढ़ लेते हैं, तो आप लोग जो हैं शुक्ल युग के उस पर टिक कर देते हैं। तो नहीं वाले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं और आप जल्दी से टिक कर देते हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। तो इसलिए नहीं पे जरूर टिक देखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद हैं या प्रेमचंद्र हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं या भारतेंदु हरीशचंद्र। तो भारतेंदु हरीशचंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। किस रचना की विधा है? तो कहानी है, उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। ठीक है। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने जितने भी बहुविकल्पी लेके आए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। और ये सब गद्य पद्य के दोनों के ही हैं। गद्य पद्य के अगर आप ये पढ़ लेते तो इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी है या उपन्यास है या आत्मकथा या निबंध है। तो ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा के रचयिता कौन है? ये तो आपने वो महादेवी वर्मा का जब परिचय पढ़ा होगा, जीवन परिचय, तो आपको रचना में यामा मिली होगी। तो इसमें महादेवी वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा।
कुछ आपके क्वेश्चन उससे भी कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आप लेखक का परिचय पढ़ रहे हैं या कवि का परिचय पढ़ रहे हैं, उसमें जो रचनाएं होती हैं उससे भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। अगर आप अच्छे से लेखक और जीवन परिचय पढ़ लेते हैं लेखक और कवि का, तो उससे भी आपके 2 से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए जो आप परिचय पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें जो रचनाएं होती हैं, जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, तो उसमें से भी आपके 2 से 3 मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते ही हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अभी हमने आपको बताया था कि दूसरा सप्तक कब हुआ, 1991। ठीक है। उसके बाद है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक आज्ञा जी हैं। कौन है, आज्ञा जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, नासिकेतु उपाख्यान के लेखक कौन है। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। कौन है, सदल मिश्र। ठीक है। उसके बाद है त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो जीवनी है, नाटक है, या उपन्यास है, या निबंध है। तो त्याग पत्र क्या है, उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद है कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो ये भी आपने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, तो ये किसकी है, कृति, जो कृति कंकाल है वो है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है लास्ट आपका 17 क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है। तो साकेत महाकाव्य रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। तो साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। तो ये आपके 70 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी गई है ये वाली बहुविकल्पी कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। बहुत बारी वाला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया। भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, या द्विवेदी युग के, या शुक्लयोत्तर युग के। तो ये किसकी है रचना, ये वाले जो बाबू गुलाब राय वो किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है। याद जरूर से जरूर इसे रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने। उसके बाद है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना, आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि निबंध की विधा की है, नाटक या कहानी या कविता। तो ये है निबंध विधा की रचना है। जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ठीक है। उसके बाद है गबन किसकी रचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन किसकी रचना है, गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये सब जो क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं ये यूपीएमएसपी द्वारा जारी किए गए, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना। बोर्ड एग्जाम में ये 100% ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 4 क्वेश्चन नंबर, शुक्ल युग की जो समय विधि है वो कब से कब तक की है। तो शुक्ल युग की समय विधि कब से, 1919 से 1938 तक की समय विधि। जो शुक्ल युग की समय विधि है वो 1919 से 1938 तक की है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। आपको जरूर से जरूर इसको याद रखना है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना, नीड़ का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है, आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है। उसके बाद है मधुशाला किसकी रचना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध जी की, या सुमित्रा नंदन पंत की, या है ये हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ये किसकी रचना है, ये रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। उसके बाद है भारत भारती किसकी रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो में 20 भले क्वेश्चनों पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 20 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। 20 नहीं तो आपके 10 नंबर इस वीडियो से आपके पक्के होने वाले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है, जो भारत भारती रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जो आधुनिक काल कब से कब तक है।
ठीक है। तो आधुनिक काल कब से कब तक? 1943 से अब तक का है, याद रखिएगा। आधुनिक काल कब से कब तक का है? 1943 से अब तक का। और जो आपका शुक्ल युग की समय विधि है वो कब की है? वो 1938 से 1919 से 1938 तक की। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि 1943 से अब तक का, और जो शुक्ल युग की है वो 1919 से 1938 तक की। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। उसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। और शोक का क्या है? शोक है ये करुण रस का, ठीक है। और रति और निर्वेद का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसका स्थायी भाव है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली। और इसका कमेंट बॉक्स में सबको ही आंसर देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मती राम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदि काल के या रीति काल के? तो जो मती राम है वो रीति काल युग के कवि है, ठीक है। आपको जरूर से ये वाला क्वेश्चन याद रखना है कि मती राम रीति काल युग के कवि है। उसके बाद है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये वाला क्वेश्चन सभी को पता होगा। ये मैंने ऐसे, ये दो क्वेश्चन हमने ऐसे ही ऐड कर दिए हैं जो आपके गद्य पद से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 है या 5 है या 4 है या 3 है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोला छंद में 4 चरण होते हैं। उसके बाद है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री या प्रेमचंद्र या मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवकी नंदन जी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन जी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तितली कृति की विधा है। तो तितली के लेखक कौन है? सबसे पहले आपको ये बताना है। तो तितली के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये किसकी विधा है? आपसे ये भी पूछ ले जाए कि तितली के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि तितली के लेखक कौन है और तितली किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना? उपन्यास की विधा की रचना। और तितली के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, त्यागपत्र उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो त्यागपत्र, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए, कहानी, उपन्यास, कविता या आत्मकथा। तो आपको करेक्ट आपको आंसर देना है कि त्यागपत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाए कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको उपन्यास लगाना हो कि त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। तो आपको 2 टाइप से ये क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो आपको 2 टाइप से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर आपसे किस विधा की रचना पूछ ले तो उपन्यास दीजिए, और रचनाकार पूछ ले तो कौन होगा? मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र कुमार? तो जो त्यागपत्र के उपन्यास के रचनाकार है वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। और किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। ऐसे ही तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। और किस विधा की रचना? उपन्यास की विधा, उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? जो सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है, किस विधा की रचना? तो नाटक की, कहानी है या जीवनी है या ये उपन्यास है? तो ये किसकी है? उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि दीपदान के रचनाकार कौन है? दीपदान के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा या मुंशी प्रेमचंद्र है या रामधारी सिंह दिनकर है या जयशंकर प्रसाद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान के रचनाकार, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, धर्मवीर भारती के रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसमें कौन सी रचना? धर्मवीर भारती अंधा युग है या गुनाहों के देवता है या नदी प्यासी थी या इनमें से सभी? तो अंधा युग भी धर्मवीर भारती की रचना, और ये भी गुनाहों की देवता भी इन्हीं की रचना, और नदी प्यासी थी ये भी इन्हीं की रचना है। तो तीनों बाई चांस कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि अंधा युग किसकी रचना है, तो आपको बता देना कि ये धर्मवीर भारती की है। ऐसी कभी नदी प्यासी थी किसकी रचना है, तो ये भी आपको बताना है। तो धर्मवीर भारती की ये तीनों ही रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19,
आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किसकी रचना? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला यूपी बोर्ड एग्जाम में, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो आपको इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इन 20 में से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद है मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय या श्याम सुंदर दास या रामधारी सिंह दिनकर या अमृत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय मेरी असफलता के रचना है। ठीक है, तो याद रखना कि जो बाबू गुलाब राय की रचना है वो कौन है? मेरी असफलता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, उजली आग के लेखक कौन है? उजली आग के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, गुलाब राय जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर उजली आग के लेखक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, घनानंद किस काव्यधारा के कवि? रीति मुक्त, रीत बुद्ध या रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त के घनानंद है। ठीक है, किस काव्यधारा के हैं? तो घनानंद जी रीति मुक्त के काव्यधारा के कवि है। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 23, दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? दीपशिखा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? दीपशिखा। ठीक है, कौन सी है इनकी? दीपशिखा। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। दो हमने ऐसे ही व्याकरण के क्वेश्चन ऐड कर दिए थे, और 21 आपके जो गद्य पद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ लेते 100% गारंटी के साथ करते बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो जल्दी से चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। महत्वपूर्ण अति लघु कराने जा रहे हैं संस्कृत के, जो आपके 2 नंबर के आते हैं। तो 4 पूछे जाते हैं, उसमें से कोई आपको 2 करने होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाली है, और आज की ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो वाराणसी नगरी गणाय यहाँ कुल स्थिता अस्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 में पूछे गए हैं। तो ये जो कुछ जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये 24 में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है वीरः केन पूज्यति। तो वीरा वीरेण पूज्यति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023-24 लगातार ये पूछा ही जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अलछेन्द्र का आसीत। अलछेन्द्र यवन राज आसीत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी क्वेश्चन है, 2024 में ये भी पूछा गया था। अगर आपने पद्यांश और श्लोक की जो इम्पोर्टेंट है वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कल ही हमने उसकी वीडियो डाली है, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। 2024 में वो भी पूछे गए 3 महत्वपूर्ण हमने पद्यांश की हिंदी बताई है। तो जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो वीडियो। उस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, और पूरी हमने हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जाके इस वीडियो को पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पुरराज का आसीत। तो पुरराज एक भारत बीरहा आसीत। ठीक है, उसके बाद है 5, पुरराजः केन सह युद्धम अकरोत्। ठीक है, तो पुरराज अलछेन्द्रन सह युद्धम अकरोत्। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे ही 2024 रिपीटेड क्वेश्चन, सिर्फ 2024 में ही नहीं, बार बार पूछे जाने वाली ये प्रश्न है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और इस बात की गारंटी, अगर आप ये 20 क्वेश्चंस पढ़ लेते तो 2025 में इन 20 क्वेश्चंस में से ही आपके 2 नंबर पक्के होने वाले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से ही आपको रिसर्च करके सारे ही क्वेश्चन लिखे हैं। और जो कल वाली वीडियो थी वो भी 3 महत्वपूर्ण हमने अपने हाथ से और अपने रिसर्च से लिखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे ही जाते हैं। आज की वीडियो और कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीणस्य प्रकायः
किम उत्तम आसीत्, तो ग्रामीण से प्रहकायाय उत्तरम पत्रम इति आसीत्। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ज्ञानम कुत्र संभति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभति। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीणायन का उपसाहत, तो ग्रामीणान एकः नागरिकः उपसाहित। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रशेखरः का आसीत्, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त सा चासीत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे ही जाते हैं। इन तीनों को आपको, ये जितने भी 20 क्वेश्चन, अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को नहीं पढ़े तो आप बहुत ही नंबर, आपके 2 नंबर कट जाएं। तो अगर आप इन 20 क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, कतई याद कर लेते, 100% गारंटी है इस वीडियो से ही आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम दे के आना और इस वीडियो पर आपको कमेंट करना है कि हाँ इसी वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हुए, इन 20 से ही पढ़ के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथ्य, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथ्य। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रशेखर स्वग्रहणम किम अववत, तो चंद्रशेखर स्वग्रहणम कारागारम अववत। क्वेश्चन नंबर 12, मैत्री केन वर्धते, सुविचैनन मैत्री वर्धते, दानेन किम वर्धते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दानेन किम वर्धते। 6-7 साल से लगातार ये पूछा ही जाता है, किसी न किसी सेट में ये पूछा ही जाता है। दानेन किम वर्धते, तो दानेन कीर्ति वर्धते। ठीक है, विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, रिपुः केन वर्धते, रिपुः अपछाया वर्धते, उपछाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लाभ केन वर्धते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभः लाभेन वर्धते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा ही जाता है। उसके बाद भारतीय संस्कृतेः मूलम किम सिद्ध, तो विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एव इति भारतीय संस्कृति मूलम आसीत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। बट आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 या 4 दे रखे होंगे, उसमें से कोई 2 आपको करने होंगे। ठीक है, 5 या 4 दे रखे होंगे, उसमें से कोई 2 आपको आते ही होंगे, क्योंकि इतने ऑप्शन बहुत दे रखा होता है हिंदी के पेपर में। अगर आपको 5 भी दे रखे होंगे, 3 नहीं आते हैं, 2 तो आपको आते ही आते हैं और 2 ही आपको करना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विश्वस्य सस्त्रष्टा का, तो विश्वस्य सस्त्रष्टा ईश्वर का अब आसीत। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, भूमि गुरुतरम किम अस्ति, तो माता गुरुतरम भूमि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, ग्रह सतह किम मित्रम आस्ति, तो भार्य ग्रह सतह मित्रम आस्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 20 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी रिसर्च करके आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और इन्हीं महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्नोत्तर से ही आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं 2025 में। तो जितने भी बच्चे 2025 की यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, हाई स्कूल के बच्चे, सभी लोग कमेंट में बताइए कि आप रेडी हैं हिंदी के पेपर में फुल मार्क्स लाने। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो जितने भी क्लास 12 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण श्लोक की हिंदी बताने जा रहा हूँ, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और 2 पूछे जाते हैं, अथवा में दे रखेंगे। तो आपके 7 सेट बनते हैं, उसमें से 4 सेट में ये जरूर से जरूर किसी ना किसी सेट में फिलहाल ये पूछा ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 सेट में तो ये पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक,
पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरे वीरहा वीरेण पूज्यति पाठ से अवृत है। ठीक है, तो इस टाइप से लिखना है। अब लिखने का क्या मैटर करता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब जब हिंदी है तो हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कॉमा में दिखाना, तो इसे ब्लैक पेन से लिखना है यहाँ पे, जिससे कि हाईलाइट हो और अच्छे से दिखे। फिर उसके बाद के संस्कृत खंड, इसको भी आपको कॉमा से दिखाना और ब्लैक पेन से लिखना है। के वीरहा वीरेण पूज्यति पाठ से अवृत है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से दिखाना। तो जो भी हिंदी में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना। खाली ब्लू पेन से लिखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसे अगर बीच में अगर हिंदी को आपने हाईलाइट कर दिया, संस्कृत खंड को हाईलाइट कर दिया, वीरहा वीरेण पूज्यति, जो जो मेन पार्ट है उसको आपको हाईलाइट कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रसंग। प्रसंग में लिखना है कि इसमें क्या क्या बताया है। तो प्रसंग में आपको बताया जा रहा है, एक शब्द में आपको थोड़े 2-3 लाइन में आपको बता देना। तो इसमें सिकंदर और पुरराज के संवादों के द्वारा वीरता की परिभाषिता किया गया है। क्या वीरता को परिभाषिता किया गया। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें सिकंदर और पुरराज के संवादों के द्वारा वीरता को क्या किया गया, परिभाषित किया गया। तो प्रसंग में आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, अनुवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लें। इन तीन में से आपके कोई एक तो आपके 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा। तो इन तीनों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अनुवाद क्या है, बंधन हो अथवा मरण, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर क्या रहता है, समान रहता है। वीर भाव को वीरता कहते हैं। जो वीर का वीर भाव होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वीरता कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। बंधनम मरणम वापी जयो पराजय उभयत्र समो वीरो, वीर भावो ही वीरता, बहुत ही अच्छा और श्लोक है। तो ये आपको 5 नंबर दे सकता है। अगर आपके ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो ये 5 नंबर आपके पक्के कर देगा। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को पढ़ते हो, 3 में से कोई एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला 100% गारंटी। और सबसे ईजी जो पेपर होता है आपके हाई स्कूल में, तो वो सबसे ईजी पेपर होता है हिंदी का। तो हिंदी में आप अच्छे से पूरा ही 95 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको 95 प्लस क्रॉस करने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वैसे ही मैंने ये अपने हाथ से आपको लिख के कंटेंट दिया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा है सर्व भवन्तु सुखन सर्व सन्तु माया, सर्व भवन्तु सुखनी सर्व सन्तु निर्माया, सर्व भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुष्ख भाग भवेत्। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा ही जाता है। तो ये 3 आज हम जो करवाने वाले हैं वो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये तीनों को आपको तैयार करना, 100% गारंटी है, ये पूछे ही जाते हैं बार बार रिपीटेड वाले पद्धान से। ठीक है, तो इसमें भी पहले क्या लिखेंगे हम लोग, संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आपको देखो कॉमा करके अलग से ब्लैक पेन से लिखाना है। ठीक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धित है। ठीक, अब आपको संदर्भ सब में एक ही लिखना है, सेम लिखना है। बस जिसमें चैप्टर से जी किससे लिया गया, भारतीय संस्कृति, तो इसमें आपको चैप्टर सेम अलग कर देना। बाकी सब आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, बस आपको यहाँ पे चैप्टर चेंज करना है। जिस चैप्टर का पार्ट का लिया हुआ है बस उसके ही पार्ट का आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद है प्रसंग। अब इसमें प्रसंग में क्या बताया गया, जो ऊपर श्लोक दिया उसमें क्या बताया, तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। क्या डाला गया, भारतीयों की जो मूल भावना है उन पे क्या डाला है, प्रकाश डाला। तो प्रसंग में आपको बताना है कि क्या इसमें कहा गया। ठीक है, तो 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद है अनुवाद। अनुवाद में क्या लिखा है कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। मतलब सब कल्याण को देखें मतलब सभी का क्या हो, कल्याण हो। कोई भी ना हो, सॉरी, यहाँ कोई भी ना नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको इन तीनों की ही एक वीडियो बना दी है। तो इन तीनों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद है तीसरा आपका धन्यानुतम दक्षम धनानुतम श्रुतम लाभाम श्रेय आरोग्यम सुखाना
सुखाननम तुष्टिरुतम। ठीक है, तो संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी से लिया गया है। जी किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। तो हमने 3 आपको चैप्टर के इम्पोर्टेंट बता दिए, जो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और तीनों ही अलग अलग पार्ट के हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रसंग में क्या बताया गया इस श्लोक में? तो इस श्लोक में अन्न, धन और सुखादि की उत्तमता पर क्या डाला गया? प्रकाश डाला गया। अन्न, धन और सुखादि पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो अनुवाद क्या है इसमें लिखना है? अन्नों में उत्तम निपुणता है। क्या है? अन्नों में जो अनाज होते हैं उसमें क्या उत्तम निपुणता है। धनों में श्रेष्ठ शास्त्र का ज्ञान है। लाभों में श्रेष्ठ निरोगता है। सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, 5 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले और सबसे जो इजी सब्जेक्ट है, जिसमें आप आराम से 95+ या 90+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें आप सबसे पहले आप अगर बहुविकल्पी 20 तैयार कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी बहुविकल्पी की वीडियो बना दी है। पूरी डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट को भी करना है हिंदी में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब ही हम कराएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 में ये पूछा गया है, तो ये 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। कौन सा पत्र है? अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। जब आप आपके जन्मदिन पर जो आपके मित्र ने पत्र भेजा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? धन्यवाद पत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आज आपको बताएंगे। और फॉर्मेट पे सबसे ज़्यादा अगर आपका पत्र आता है, तो 1 से 2 नंबर आपके पत्र में जो होता है वो फॉर्मेट का, किस टाइप से लिखना है, लिखने का तरीका जो होता है, उसके आपको नंबर मिलते हैं। तो 1 नंबर आपको, 1 से 2 नंबर आपको लिखने के तरीके का मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस हो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, सुभाष नगर कॉलोनी शाहजहाँपुर। ठीक है, हमने ये लिख दिया है। उसके बाद है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने दिनांक डाली। आपको ये आपकी कॉपी जो होगी वो लाइन वाली होगी, तो आपको ये 2 लाइन एक साथ लिखनी है। फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ के दिनांक लिखना है। आज की दिनांक डाल दिए 1 दिसंबर, 1 दिसंबर डाल दी। 1 दिसंबर ऐसे डाल सकते हैं 1/12/2024। और आपको इसे डैश दे के करना है, जैसे 1/12/2024। ठीक है, तो आपको ऐसे इस टाइप से डेट लिखनी होगी। फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ के अपने प्रिय मित्र, जो भी आपके प्रिय मित्र का नाम हो, प्रिय मित्र लिखने के बाद अपने मित्र का नाम लिख दीजिए। हमने लिख दिया है सुमित। ठीक है, सुमित के बाद फिर आपको क्या करना है? कॉमा लगा के उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर देना है। तो जैसे कॉमा लगाया यहाँ से, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आपकी जो लाइन वाली कॉपी होगी, तो आप यहाँ से लिखने के बाद आपको जैसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसकी नीचे वाली लाइन से आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? चलिए पढ़ते हैं। जन्मदिन आज मेरे जन्मदिन पर आपने, पर यहाँ पे होगा। ठीक है, पर आपने अद्भुत उपहार भेजा, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद बोलता हूँ। हृदय, दिल से, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है आपको, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपका उपहार मेरे लिए बहुत खास और बहुत ही पसंद भी है। जो आपका उपहार है वो मेरे लिए बहुत खास है और मुझे बहुत पसंद भी है। मैं जानती हूँ या जानता हूँ, जो भी हो आप, जो भी आप लिखना चाहें। लड़का हो तो जानता हूँ, लड़की हो तो जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उपहार सोचने में आपका बहुत समय खराब हुआ होगा। फिर उसके बाद अगर आप नए, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद नया पैराग्राफ अगर कुछ भी लिखेंगे, नई लाइन, तो यहाँ से आपने लिखना है, यह उपहार मेरे लिए अब तक का सबसे खास उपहार और दोस्ती का खास प्रतीक है। इसमें ये एक अच्छी सी लाइन है, तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? यह मेरे लिए अब तक का सबसे खास उपहार और ये क्या है? दोस्ती का खास प्रतीक है। तो मैं हमेशा आपका शुभचिंतक रहूँगा। उसके बाद फिर आप ये लिखने के बाद, और देखिए अगर नई लाइन लिखना है, तो जिस फॉर्मेट से हमने स्टार्ट करी है, जस्ट उसी से ही हमने स्टार्ट की। तो यहाँ से ये वाली लाइन स्टार्ट की है, तो यहाँ से, उसके बाद दूसरी भी करी है तो यहाँ से। तो इसलिए ऊपर जहाँ से आपने स्टार्ट करी, उसके जस्ट नीचे से आपको लिखना होगा। इन सब चीज़ों का आपको 100% ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके भी आपको नंबर यूपी बोर्ड में मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लिखने, यहाँ से ख़त्म हो जाए, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रिय या आपका स्नेही, या आप ऐसे लिख सकते हैं जो फीमेल हो वो आप लिख सकते हैं आपकी प्रिय या आपकी स्नेही, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद मित्र, आपका जो नाम हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मित्र रिया या मित्र रोशन, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद लिख के
लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं लिखना तो क्या कहा, फिलहाल आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए क्योंकि आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हाई स्कूल के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जो 10th में 95 प्लस स्कोर करने वाला है, तो वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे सिर्फ। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पक्के करेगा। और निबंध कैसे लिखें कि आपको फुल मार्क्स मिले, आज की इस वीडियो में सारा ही हम डिस्कस करेंगे। एक निबंध हम आपको करके दिखाएंगे कि किस टाइप से आप बोर्ड एग्जाम में लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप से हम आपको 2 से 3 सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आते रहेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सबसे पहला जो निबंध है, महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार महाकुंभ का जो मेला लगा था उससे रिलेटेड ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो अभी अभी इस पे भी आपको हम एक वीडियो लेके आए कि महाकुंभ पर हम लोग निबंध कैसे लिखे, तो इस पर हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो इसलिए चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी की आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, हम आपको इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम के लिए। बेरोजगारी समस्या और समाधान बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गारंटेड है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण समस्या और समाधान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 101% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी आज हम 5 ये बता रहे हैं, आप इन 5 को देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। किस टाइप से लिखा जाएगा वो हम इस वीडियो को एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर वॉच करें। 4 है आपका मेरे प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020। तो ये थे आपके 5 महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, आप 2-3 और देख सकते हैं, जैसे विज्ञान का वरदान अभिशाप, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि, आप इन दोनों पर भी देख सकते हैं। ये 2 भी इम्पोर्टेंट है, बट ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। इनमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको इन 5 को तैयार कर लेना। इस बात की गारंटी, इन 5 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप इन 5 को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम आपको कौन सा करवाने जाएंगे, बेरोजगारी समस्या और समाधान। इस पर हम आपको निबंध कराएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कितनी हेडिंग लिखे और कितना लिखे हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी समस्या और समाधान मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और इस बार कौन कौन 95 स्कोर करेगा हिंदी में, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मिशन 95 लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण निबंध है। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग पड़ेगी, सबसे पहली और आखिरी, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी प्रस्तावना। उसके बाद जो लास्ट हेडिंग पड़ती है वो पड़ती है आपकी उपसंहार। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग आपकी कॉमन है। कोई भी निबंध हो उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालनी होगी और लास्ट में जो हेडिंग आपकी पड़ेगी वो आपकी उपसंहार हो। चाहे कोई सा भी निबंध हो, चाहे आपका वो पर्यावरण पे हो, चाहे किसी पे भी हो, 2 हेडिंग आपकी सब में कॉमन रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। आज के समय में बेरोजगारी एक ऐसी गंभीर समस्या बन चुकी है जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है। ठीक है, ठीक है, तो आप अपनी भाषा में भी अपनी तरह से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही छापना। आप एक बार इसको देख लीजिए किस टाइप से लिखा है, फिर आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद लिखा, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को क्या नहीं मिलता, काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी ना केवल आर्थिक संतुलन को जन्म देती है बल्कि सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य और समस्या और अपराधों का कारण भी बनती है। तो ये बेरोजगारी बहुत ही, तो इसमें आपको कैसे लिखना है, आज के समय में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, मतलब बेरोजगार होता है। तो बेरोजगारी न केवल एक आर्थिक संतुलन को जन्म देती बल्कि सामाजिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्या और अपराधों का कारण बनती हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप से थोड़ा बहुत लिखना है। उसके बाद लिखना है कि विशेष रूप से विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर रूप से देखने को मिलती है। तो आपको प्रस्तावना में बस 2 से इतना ही आपको लिखना होगा। तो आपको प्रस्तावना में 3 से 4 लाइनें लिख देनी है बस।
उसके बाद लिखना है आपको बेरोजगारी के कारण, हेडिंग डालना है बेरोजगारी के कारण। उसमें फर्स्ट हेडिंग आपको डालना है शिक्षा और कौशल का अभाव, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी के कारण में आपको पहली हेडिंग डालनी है शिक्षा और कौशल का अभाव। आपको क्या करना है, जितने भी निबंध आपको बताया जाए उसकी सबसे पहले आपको हेडिंग मतलब याद कर लेनी कि क्या क्या इसमें लिखी जाएगी। अगर आपको हेडिंग याद हो भी जाएगी तो आप अपनी तरफ से अपनी भाषा में उसे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कई बार लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी आवश्यक कौशल हासिल नहीं कर पाते, जिसके कारण वे नौकरी योग्य नहीं कर पाते। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कई बार लोग शिक्षा मतलब उनकी पढ़ाई पूरी हो भी जाती है फिर भी उन्हें क्या नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिल पाती है। तो आपको बस इतना ही 2 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद दूसरा कारण है आर्थिक संकट। तो आपको थोड़ा-थोड़ा सा हर एक कारण में लिख देना है और ऐसे आपकी हेडिंग भी बन जाएगी, हेडिंग वाइज़ भी हो जाएगा और आपकी कॉपी भरी-भरी भी लगेगी। और आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना, 2 से 3 ढाई से 3 पेज का आपको निबंध लिखना है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे का समय होगा। उसमें आपको सारे ही क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं, हेडिंग वाइज़ हेडिंग लिखेंगे तो आपकी लाइन भी छूटेगी और आपका पेज भरा-भरा भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक संकट। उद्योगों और कंपनियों के बढ़ते संकट के कारण वे नौकरियों का सृजन नहीं कर पाते, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। आर्थिक संकट में आपको इतना लिख देना है कि उद्योगों और कंपनियों के बढ़ते संकट के कारण वे नौकरियों का सृजन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, उन्हें जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। तो आर्थिक संकट में भी आपको 2 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद है जनसंख्या का दबाव। तीसरी हेडिंग आपको क्या डालनी है, जनसंख्या का दबाव। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके मुकाबले सीमित रोजगार के अवसर बेरोजगारी को बढ़ाती है। क्या होती है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी और इसके कारण इसके मुकाबले क्या होता है, रोजगार क्या होता है, रोजगार के अवसर अवसर जो होते हैं वो बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए भारत में जनसंख्या बहुत, जितनी भारत में जनसंख्या हो उतनी रोजगार के अवसर बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। तो आपको बस इतना ही लिख देना कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके मुकाबले सीमित रोजगार के अवसर बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। उसके बाद है चौथा पॉइंट आप लोग को लिखना है कि कृषि क्षेत्र में कमी। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं क्योंकि खेती में नए तकनीक सुधारों की कमी और आधुनिक के तरीके के अपनाने के कारण बेरोजगारी का संकट गहरा रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा लिख देना कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं क्योंकि खेत में नई तकनीकी सुधारों की कमी और आधुनिक खेती की तरीकों को ना अपनाने के कारण बेरोजगारी का संकट गहरा हो रहा है। उसके बाद आपको डालना है हेडिंग बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। पहले आपने डाल लिया बेरोजगारी के कारण, उसमें आपको 4 कारण लिख दिए हेडिंग वाइज, ठीक है। आपका इसी टाइप से आपका हेडिंग वाइज ही बन गया और आपकी टोटल 5 हेडिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है बेरोजगारी के प्रकार। अब बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित की गई है। पहली सामान्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें भी आपको क्या लिखना है, सिर्फ 2 से 3 लाइनें लिख देना। हमने इसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी भी भरी भरी लगे और अच्छा भी लगे। हेडिंग से आपका जो ऐसे है वो अच्छा लगने लगेगा, तो इसलिए जितना हो सके आप निबंध को हेडिंग वाइज लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 9। तो इसलिए हेडिंग वाइज लिखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज का ये जो निबंध है आपको इसे तैयार कर लेना, इसको तैयार सिर्फ आपको हेडिंग इनकी पढ़ लेना और याद कर लेना और बाकी अपनी लैंग्वेज में 2 से 3 लाइनें कर देना, ठीक है। उसके बाद लिखा है सामान्य बेरोजगारी। यह तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास योग्यताएं और क्षमताएं के बावजूद भी क्या होती है, कमी होती है। तो ये कब होती है, तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास योग्यताएं और क्षमताओं के बावजूद भी कमी होती है, ठीक है। उसके बाद मौसम बेरोजगारी में क्या लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जरूरी नहीं है यही छापी, आप बस एक बार पढ़ लीजिए और अपनी भाषा में लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, बड़े क्लास में आप लिख सकते हैं। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है, सिर्फ क्या करना है, आपको हेडिंग्स को तैयार कर लेना है। जितने भी निबंध इस वीडियो में बताएं आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे नहीं सर्च करते तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ChatGPT, ठीक है। आप उस पर सर्च करेंगे, कोई भी निबंध सर्च करेंगे आपको उसकी हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। मौसम बेरोजगारी में क्या लिखा है कि यह कृषि और निर्माण के क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जहाँ काम केवल कुछ विशेष समयों
में होता है। इसमें क्या होता है, मौसम बेरोजगारी ये ऐसी होती है कि यह निर्माणों के क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जहाँ काम केवल कुछ विषयों के समय में ही विशेष समय के ही मिलेगा। जैसे होली में रंग बिकते हैं, तो वह क्या है, मौसम बेरोजगारी। तो ऐसा ही काम रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे इंसान राखी हुई, तो ये सब क्या है, मौसम बेरोजगारी के ये कुछ विशेष समयों के लिए ही होती है। उसके बाद आपको लिखना है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या लिखना है, यह तब होती है जब उद्योग और तकनीक बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार की कमी हो जाती है। यह कब होती है, जब उद्योग और तकनीक के बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगारी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक लिख देना, और हमने ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा, सब में सिर्फ 1 से 1.5 लाइन लिखी है। जब आप ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये वाली हेडिंग डालेंगे, अगर आप इसी सेम अगर नोट करेंगे, तो ये सिर्फ 1 से 1.5 लाइन में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि समझ में आ जाए कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको बेरोजगारी के समाधान। अब बेरोजगारी में समाधान हमने पॉइंट वाइज लिख दिया, तो आप भी पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना जो लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कृषि और ग्रामीण विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बेरोजगारी भत्ता और कौशल विकास अनुदान प्रदान करना जो लोगों को आर्थिक समर्थन प्रदान करे। और चौथा है कि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लोगों को बेरोजगारी की समस्या का समाधान खोजने में मदद करना। तो ये था, यहाँ तक आपका जो निबंध था वो खत्म हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग डालना, चाहे आप निष्कर्ष भी डाल सकते हैं, उपसंहार, और अच्छी लगेगी आप उपसंहार ही डालें। उसके बाद लिखना है कि निष्कर्ष रूप से बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके समाधान के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। तो हमने निष्कर्ष में भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 लाइन लिखी। जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो वो काफ़ी लेंथी होती, तो आप जब उसमें लिखेंगे तो 2 से 3 लाइनों में आपका ये उपसंहार भी आ जाए। ज़्यादा नहीं लिखना, इतना लिखना है कि बोर्ड एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष रूप से बेरोजगारी एक समस्या है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके समाधान के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आप एक अच्छा सा कोट लिख देना है, जिसे हम लोग स्लोगन बोलते हैं, बेरोजगारी को हराएं, रोजगार को बढ़ाएं। बस आपको ये लिख देना और आपका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं, 100% गारंटी देते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पूरे दे के जाएगा एग्जामिनर। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और हमने पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट डाल दी है और 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कल की वीडियो में डाले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डाल दी है। और इसी टाइप से आपको लिखना है, कितनी हेडिंग है लिखना है ये नहीं मैटर करता, आपको हेडिंग वाइज लिखेंगे, हेडिंग में भले थोड़ा ही थोड़ा लिखे उससे रिलेट होता हो। ठीक है, तो हमने ज़्यादा बड़ी भी नहीं लिखी और सबके बारे में बताया। तो ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। आज की इस वीडियो में हमने बेरोजगारी समस्या और समाधान पढ़ा। बाकी इन चारों में से आपको कोई भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कीजिए, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। इस बार मिशन 95+ स्कोर करें। कौन कौन मिशन 95 स्कोर करना चाहता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मिशन कितना है। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध कराएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला ही। अगर 10th के बच्चे हो तो आपके 7 नंबर में निबंध पूछा जाता है, अगर 12th के हो तो ये 9 नंबर में निबंध पूछा जाता है। तो 10th और 12th दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ये है 12th थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ी इसमें लैंग्वेज बढ़ा सकते हैं, बाकी हमने ये 10th के हिसाब से लिखा है। ये है 12th। अपना इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना लिखा। बस ये है, अपनी तरफ से 1-2 लाइन आपको हर एक हेडिंग में बढ़ा देनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना, जिसमें आपको कॉमन हेडिंग है, चाहे आप 12th में चाहे 10th में। प्रस्तावना हेडिंग आपकी कॉमन होती है। और उसके बाद उपसंहार, ये दो हेडिंग आपकी, कोई भी निबंध लिख रहे हो, चाहे महाकुंभ पर लिख रहे हैं, बेरोजगारी पर लिख रहे हो, चाहे विज्ञान आविष्कार या किसी पे भी लिख रहा है, आपकी ये 2 हेडिंग्स कॉमन है। कोई भी निबंध लिख रहा है, पहले सबसे आपको प्रस्तावना लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में जो हेडिंग होगी वो लिखनी होगी आपको उपसंहार। तो प्रस्तावना में क्या लिखें, कितना लिखें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले निबंध में। तो आज की वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पे अगर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का ही दिन है जो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। तो सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो आजकल के समय में बहुत गंभीर रूप से बढ़ रही है। एक ऐसी समस्या है जो आजकल के समय में बहुत ही गंभीर रूप से बढ़ रही है। उसके बाद क्या लिखा, यह समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन को भी प्रभावित कर रही है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखना है। तो क्लास 10 के बच्चे बस इतना ही लिखे, जितना हमने लिखा है क्लास 10 के बच्चे इतना ही लिखे। बाकी 12th वाले अपने 2 लाइनें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल प्रस्तावना इतनी सफिशियंट, आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, पर्यावरण का अर्थ। ये हेडिंग डालने के बाद पर्यावरण का अर्थ लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें प्राकृतिक संसाधन और वातावरण में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जिससे जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इतना आपको पर्यावरण का अर्थ में लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या डालनी है आपको हेडिंग, पर्यावरण प्रदूषण की कारण। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं औद्योगिक कचरा और वाहनों का धुआं, कृषि में रसायन का उपयोग और घरेलू कचरा। तो ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। 12th वाले बच्चे इसमें 2-3 लाइनें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, बट 10th में इतना आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 12th वाले थोड़ी इसमें लाइनें बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें लिखा कि पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण है। पहला है औद्योगिक कचरा, वाहनों का धुआं, कृषि में रसायनों का उपयोग और घरेलू कचरा। उसके बाद 12th आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसमें कुछ कारण बढ़ा सकते हैं इनके बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के कारण किस वजह से फैलते हैं, इसके आगे आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं। बट 10th वालों को इतना ही लिखना, अगर आप इतना लिख देते तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपको 7 मार्क्स पूरे ही मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इतना लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपको 100% पूरे 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 12th में तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर का अगर लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 9 हेडिंगे लिखना होगा प्रस्तावना को जोड़ के। 7 हेडिंग आपको अलग लिखनी होगी, 2 आपकी प्रस्तावना और उपसंहार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 7 हेडिंग लिखनी होगी 12th वालों के लिए, और जो 10th वाले अगर आप 5 हेडिंग लिख देते हैं और आपकी 2 आपकी प्रस्तावना और उपसंहार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रभाव में क्या लिखना हो कि पर्यावरण प्रदूषण कई प्रभाव हैं, जिनमें से कुछ प्रभाव प्रमुख हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद आप बीच में कुछ श्लोक लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, जैसे देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए। ऐसे आप बीच में जब लिखेंगे तो कॉपी भी अच्छी लगनी है, इससे आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। बीच बीच में आपको इस टाइप के थोड़े स्लोगन टाइप के लिख देने, और इससे अच्छा भी लगेगा, और आपका जो निबंध है उसमें थोड़ा नंबर आपको फुल भी मिल सकते हैं। अगर आपने बीच में थोड़ा गड़बड़ भी कर दिया होगा तो आप इस टाइप से अगर लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण, क्योंकि इसमें निबंध में ही कहा गया पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, तो आपको 3 हेडिंग लिखने के बाद उसके बाद लिखना पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। यह समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन को भी प्रभावित कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, समस्याएं, जैसे कौन से वायु प्रदूषण फैलना, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र
पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। तो ये क्या है, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं। ठीक है, तो आप में देखिए पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही इजी, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है हमने ये लिखा है तो आप इसी टाइप से ही लिखे, यही छाप दे जाके। तो अपन, क्योंकि आपको अपने शब्दों में ये इतना बड़ा है आप याद नहीं कर पाएंगे, बस ये है आपको इस वीडियो को देखना और थोड़ा सा समझ लेना कि क्या क्या इसमें लिखा है। अगर आप अभी बिल्कुल नहीं पढ़ पाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, 10th में हो या 12th में, आपको बस एक काम करना है, इस निबंध में हमने जितनी हेडिंग करवाई आपको इन हेडिंगों को पढ़ना है। हेडिंग्स आप याद करके, रूपरेखा जैसे हिंदी में बोलते हैं, आप इसकी रूपरेखा को याद कर लीजिए कि क्या क्या लिखना होगा। उसके बाद अगर बीच बीच में, आप ज़्यादा नहीं लिखना है, बीच बीच में बस एक एक हेडिंग वाइज लिखेंगे, उसमें हेडिंग में आपको कम से कम 5 से 6 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद आपको बीच बीच में इस टाइप के स्लोगन टाइप से दे देना, जैसे हमने ये लिखा है कि देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए। तो इस टाइप के आप कोई भी निबंध लिख रहा है, अगर बीच में ये लिख दे तो आपका निबंध और भी अच्छा लग जाता है देखने में, फुल मार्क्स देगा आपको एग्जामिनर हंसते हंसते। ठीक है, उसके बाद इस पे लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक हमने और लिख दिया, प्रदूषण के कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। ये भी एक स्लोगन जैसे बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण का समाधान। पहले हमने समस्या लिखा कि क्या क्या समस्याएं हैं, आप पर्यावरण प्रदूषण की समाधान लिखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के समाधान के लिए कई उपाय हैं। ठीक है, कई उपाय, जैसे हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, कचरा प्रबंध करना चाहिए, कचरा मतलब कचरा का प्रबंध करना चाहिए, कहीं जगह जगह पे फैला, वाहनों का उपयोग कम, प्रदूषण के प्रति जागरूक होना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए कई उपाय, और भी कई उपाय हैं, 12th वाले इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने 10th के हिसाब से लिखा है, तो 12th वाले और भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा दो लाइनें और आपको और बढ़ा देना, बाकी इतना 10th के लिए सही है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 2 से 2.5 लाइन और इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक और स्लोगन लिख दिया है कि आओ भारत को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण मिटाएं और पेड़ पौधे लगाएं। तो इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो 100% आपको पूरे 7 मार्क्स भी मिलेंगे, और आपके 2 से 3 पेज आराम से बच जाएंगे, क्योंकि आप जो 2 लाइनों को ये लिख देंगे, बीच में आपका ऊपर एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, और 2 लाइन में आपकी ये स्लोगन आ जाएगी। तो इससे आपकी 2-2 लाइन, अगर आप 4 भी लिख देते तो 8 लाइन आपकी कम हुई, इससे आपकी 8 लाइन भी कम हुई, और आपका जो निबंध है वो भरा भरा भी लगा, और आपके 2 से 3 पेज आराम से भर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, वो लास्ट हेडिंग होगी आपकी उपसंहार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको उपसंहार और प्रस्तावना आपकी अच्छी लिखी होनी चाहिए, बीच बीच में आपको बस दिखना चाहिए। उसके बाद है उपसंहार में क्या लिखना है आपको, उपसंहार में लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान केवल एक व्यक्ति या संगठन के प्रयास से ही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जिसका समाधान केवल एक व्यक्ति नहीं, इसमें लिखा है कि जिसका समाधान केवल एक व्यक्ति या संगठन के प्रयास से नहीं हो सकता है, ये सभी सामूहिक कार्य होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ये जो पर्यावरण प्रदूषण सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं इसको कर सकता है, इसमें क्या करना चाहिए, ये सभी सामूहिक कार्य होना चाहिए। यह सभी का क्या होना चाहिए, सामूहिक कार्य होना चाहिए। जब ज़्यादा लोग का ग्रुप होगा तभी इस कार्य को हम लोग मतलब इस समस्या को दूर कर पाएंगे। सरकार, औद्योगिक और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। यदि हम प्रदूषण के खिलाफ उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। तो उपसंहार में आपको कम से कम 4 से 5 लाइनें उपसंहार में लिख देनी है, और बाकी इतना ये वाला निबंध अगर आप पढ़ के जाएंगे 100% आपको, अगर 12th में है तो 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 10th में है तो आपको ये 7 नंबर मिल जाएंगे। और ये दोनों ही क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात की गारंटी 100% गारंटेड ये वाला आपका निबंध है। कोई भी सेट होगा, अगर 7 सेट आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 7 में से 2 से 3 सेटों में ये वाला निबंध पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वृक्षारोपण हो तो ये अगर वृक्षारोपण पे भी आए तब भी इसी टाइप से आपको लिखना, बस कुछ आपको हेडिंग चेंज करनी हो, वरना तो आपको इसी टाइप से लिखना होगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध, जो कि आपके 7 नंबर
हाई स्कूल में और 9 नंबर 12th में पूरे करेगा। तो आपके पास बहुत कम ही टाइम बताओ इस बार हिंदी में आप कितना स्कोर करने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस बार का टारगेट 95 प्लस होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। ये वाला निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि इस बार महाकुंभ पर निबंध 100% 101% गारंटी है। ये वाला निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ पर निबंध कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th और 12th के लिए। तो इस बार हम लोगों का टारगेट है मिशन 95 प्लस। कौन इस बार मिशन 95 प्लस टारगेट कर रहा है, कौन हिंदी में 95 प्लस स्कोर करेगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकुंभ पर निबंध 101%, ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालनी होगी, प्रस्तावना। आपकी 2 हेडिंग है तो कॉमन है, एक तो पहली प्रस्तावना, उपसंहार या निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो 2 हेडिंग आपकी कॉमन है, प्रस्तावना ऊपर, और जो लास्ट हेडिंग होगी उसमें आप निष्कर्ष लिख सकते हैं या उपसंहार, बात एक ही, ठीक है। तो 2 आपकी हेडिंग कॉमन है। हाई स्कूल में जो आता है वो आता है तो 7 नंबर का आता है हाई स्कूल में, और इंटर में जो आता है वो 9 नंबर का आता है। तो इस हिसाब से हमने आपको दोनों ही टाइप से हम बताएंगे कि हाई स्कूल वाले कितना लिखें और जो 12th वाले हैं उन्हें कितना लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना आपको हेडिंग डाली, उसमें लिखना है कि महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। तो यह मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो इस बार 2025 में काफी महाकुंभ के बारे में चर्चा हुई, बहुत लोग गए भी होंगे। कौन कौन गया महाकुंभ मेला में, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आयोजित होता है, और यह हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यह सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। महाकुंभ मेला के 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। जो महाकुंभ मेला के 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह पे महाकुंभ का मेला आयोजित होता है, ठीक है। उसके बाद है, इन स्थानों को कुंभ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं कि इस पवित्र स्थान से पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको प्रस्तावना में बस इतना ही लिखना है। जो हाई स्कूल वाले हैं उन्हें वो लिख, आपकी जो जैसे आपका आता है 7 नंबर का और 9 नंबर का आता है 12th वालों, तो 12th वालों को थोड़ा सा ज़्यादा लिख देना, 2-3 हेडिंग आप बढ़ा सकते हैं। और जो 10th वाले हैं वो थोड़ा सा कम से कम में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके 7 नंबर में आता है। तो आप 2 से 2.5 पेज का अगर लिख देते हैं तो आराम से आपको 7 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रस्तावना में इतना लिखने के बाद आपको एक हेडिंग डालनी है, महाकुंभ का इतिहास। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा सब में आपको हेडिंग वाइज लिखेंगे, और आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा समझा देना कि जैसे अभी हमने हेडिंग पहली डाली है महाकुंभ, ठीक है। तो महाकुंभ का इतिहास क्या है, महाकुंभ का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो आपको बस इतना लिखना है, जो बताया जाए उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। हाई स्कूल वाले से, जो हाई स्कूल वाले हैं वो इतना ही लिखें, जो 12th वाले वो अपनी तरफ से थोड़ी 2-3 लाइनें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका आता है 9 नंबर का। तो कम से कम आप 3 से 3.5 पेज तो लिख ही लीजिए, ठीक है। तो 12th वाले अपने आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। ये सिर्फ हमने हाई स्कूल के हिसाब से बनाया, जिससे कि ज़्यादा उन्हें कठिन न लगे। तो महाकुंभ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह आयोजन प्राचीन काल से आयोजित किया जा रहा है। बस इतना ही आपको लिखना है महाकुंभ के इतिहास में। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालनी है कि महाकुंभ की संस्कृति या समाज का महत्व, ठीक है। दोनों का हमने एक ही साथ कन्वर्ट कर दिया है। तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, आप खाली ऐसे डाल सकते हैं कि महाकुंभ की सामाजिक महत्व। और तीसरी हेडिंग आप फिर से बना सकते हैं, महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व। तो हमने एक ही में लिख दिया है, आप एक ही में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो महाकुंभ के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना बस लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड हेडिंग आपको डालना होगा कि महाकुंभ के दौरान आयोजित कार्यक्रम,
जो महाकुंभ के दौरान आयोजित कार्यक्रम होता है उसके बारे में बताना। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा हर एक हेडिंग में लिख देना, और हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपका पेज ही भरेगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि हेडिंग से आपका जो निबंध है वो अच्छा लगने लगता है और राइटिंग भी आपकी अच्छी आती है। इससे आपको निबंध भी लिखने में आसानी होगा और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो महाकुंभ के दौरान आयोजित कार्यक्रम। महाकुंभ के दौरान विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कृति और कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में किया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में किया गया है। ठीक है, आपको इतना लिख देना। उसके बाद 4 हेडिंग डालनी है। महाकुंभ का प्रतीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के लिए। तो जितने भी क्लास 12th और 10th वाले ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आपको 12th के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट बताएंगे और 10th के लिए भी आपको प्लेलिस्ट बताएंगे। अगर आप ये दोनों ही लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो 100% गारंटी आप इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो महाकुंभ का प्रतीक क्या है? महाकुंभ 2025 की एक नई उम्मीद का प्रतीक है। आपको ये लिखना है, ये कटा है। ठीक, महाकुंभ 2025 की एक नई उम्मीद का प्रतीक है। ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व बल्कि यह आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। क्या है? मतलब ये केवल खाली धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि क्या है? आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। 2025 के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये इतना लिखने के बाद, महाकुंभ का प्रतीक लिखने के बाद आपको 5 हेडिंग डालनी है, जो 5। ठीक है, 5th हेडिंग आपको डालनी है कि श्रद्धालुओं की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो जो 12th वाले हैं वो अपने आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इतना भी लिख देते हैं अपने, और बस आपको क्या करना है, 12th वाले हैं या 10th वाले हैं, उन्हें बस एक बार ये वाली वीडियो देख लेनी और अपने आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कर दी। कोई भी किसी की भी वीडियो देख रहा है, अगर महाकुंभ पर आप निबंध देख भी रहे हैं तो आपको 1 से 2 बार उस वीडियो को देख लेना और उसकी हेडिंग पढ़ लेना। बस अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप कितना रटेंगे। निबंध एक ऐसी चीज़ है जिसे रटा नहीं जाता। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी हेडिंग देख लीजिए, उसमें आप अपनी भाषा में लिखिए। जैसे 10th है तो 10th को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। 10th वालों को थोड़ा थोड़ा जैसे हेडिंग लिख रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको लिख के दिखाया, बस 2 से 3 लाइनों में आपको उस हेडिंग को कंप्लीट कर देना। 12th वाले भी ज़्यादा भी ना लिखें, सिर्फ 3 से 3.5 पेज आपको लिख देना। अगर 3 पेज भी लिख देते तब भी सफिशियंट है, आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी भाषा में लिखिए। बस खाली आपको क्या करना है, एक बार समझ लेना वीडियो में क्या क्या बताया जा रहा है, उसके बाद आपको हेडिंग तैयार कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेते हैं, जो विभिन्न स्थानों से आते हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको इतना लिखने के बाद लिखना है अगली हेडिंग की स्नान का महत्व। स्नान का महत्व क्या है कि महाकुंभ में मेन पर्पस तो है स्नान, क्योंकि जो लोग महाकुंभ जाते हैं वो स्नान के ही भाव से जाते हैं। ठीक, तो स्नान का महत्व। कुंभ मेला में आए श्रद्धालु विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का विश्वास होता है। तो इसलिए क्या आते हैं, जैसे स्नान का महत्व क्या बताया गया कि कुंभ मेला में आए श्रद्धालु विशेष तिथियों पर पवित्र स्थान में, जो पवित्र स्थान होता है उसमें पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिनसे उन्हें आत्मिक शक्ति मतलब आत्मिक शांति मतलब मन को शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्ति का विश्वास होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्नान करने आते हैं, जिससे कि उनके मन को शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसलिए स्नान का महत्व इसमें जरूर से जरूर आपको 1 पॉइंट लिखना है, क्योंकि कुंभ मेले का मेन पॉइंट तो है स्नान का महत्व। तो आपको ये हेडिंग जरूर से जरूर लिखनी है। उसके बाद है आर्थिक प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट। आर्थिक प्रभाव, महाकुंभ मेला पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो महाकुंभ में
गए होंगे वो लाखों लोग रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। मतलब बहुत से लोग वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, मतलब जो बेरोजगार होते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर तो वो आराम से वहाँ पे खूब अच्छी मतलब अर्निंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या लिखा है कि महाकुंभ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। फिर उसके आपको ये सब कंप्लीट होगा, इसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग रह जाएगी उपसंहार या निष्कर्ष। तो आपको ये बीच-बीच में अगर आप स्लोगन लिख पाएँ, मतलब उससे रिलेटेड कोई लाइन लिख पाएँ तो लिख दीजिए, अच्छा भी लगेगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो हमने ये लिखा है कि गंगा की लहरों में लोगों की आस्था का संगम है। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है उपसंहार, या आप कुछ भी डाल सकते हो, उपसंहार ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने निष्कर्ष डाल लिया है। ठीक है, तो निष्कर्ष डाल देंगे तब भी आपका नहीं कटेगा। तो महाकुंभ मेला में ना केवल एक धार्मिक आयोजन, ये महाकुंभ ना केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है। ठीक है, क्या बताया गया कि महाकुंभ ना केवल एक धार्मिक आयोजन है, ये भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है। यह मेला हमें अपने धार्मिक संस्कृति और परंपराओं के, इसमें क्या कहा है कि यह मेला हमें धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का विशालता और श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास के साथ हमें जीवन के कठिनतम मार्ग को भी सरल बना सकते हैं। तो ये था आपका महाकुंभ पर निबंध। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि इस इसमें बताया है कि हमें यह सिखाती है, जो महाकुंभ मेला का विशालता श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास के साथ हमें जीवन की कठिनतम मार्गों को भी, हम अपने जो जीवन के कठिन मार्ग होते हैं उन्हें भी सरल बना सकते हैं। तो ये था आपका महाकुंभ पर निबंध, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या 10th वाले बच्चे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 12th के लिए 9 नंबर और 10th के लिए 7 नंबर दिलवा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 101% इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और आपको अगर बीच-बीच में स्लोगन लिखना है तो ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। लास्ट में हमने लिखा है कि संपूर्ण भारत की आस्था, महाकुंभ की विशालता। इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाई चांस आपने कुछ मतलब थोड़ा गंदी राइटिंग, तो आपको ये लिखने से पेज भी भरेगा और आपका अच्छा भी हो जाएगा। तो हमने आप बीच में 2 लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये, और अब मेन है आपको 12th क्लास की, जो हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें सारी ही वीडियो करा रखी है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 12th वाली और 10th के लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों लोग आप जाके देख लीजिए। हमने 12th में सब कुछ करा दिया है, आपको निबंध कैसे लिखना है, व्याकरण के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पत्र भी बता दिए, तो सारी हमने उसमें वीडियो ऐड कर दी है। जाके ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।